हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर कराने जा रहा हूँ, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले हुआ है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने से पहले हुआ है, उसका क्या करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। Sometimes a company purchases a running business from the date prior to its incorporation, the date on which the accounting year of the vendor starts. Generally, ठीक है, the business is purchased from the vendor on the last date of the balance sheet so that assets and liabilities are taken over on the basis of the given in the balance sheet. ज़्यादातर क्या होता है कि लास्ट डेट को ही बिजनेस खरीदा जाता है ताकि उसकी बैलेंस शीट के आइटम्स को एज इट इज़ ही उठाया जा सके, लिया जा सके। If the company has earned any profit from the date of purchase to the date of incorporation, such profit is called profit prior to incorporation. तो इससे पहले का जो प्रॉफिट है, कंपनी के खरीदने से पहले का जो प्रॉफिट है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सच प्रॉफिट cannot be said to have been earned by the company as it is not available for distribution as dividend to the shareholders. Such profit is treated as capital profit and is transferred to general reserve account. And if there is any loss prior to incorporation, such loss is in the nature of capital loss and is debited to goodwill account. ठीक है, it should be noted carefully that it is the date of incorporation and not the date of commencement of business which is to be taken into consideration for calculating profit and loss prior to incorporation. राइट हो। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी एसरटेन्ड ओनली व्हेन फ्रेश स्टॉक टेकिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द डेट एट इट विल इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस। इससे बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी होती है क्योंकि उस दिन स्टॉक टेकिंग भी करनी होती है और अकाउंट्स के बैलेंस भी मिलाने होते हैं। In order to avoid this inconvenience and to calculate profit prior to incorporation, the following steps may be taken. तो इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए, ठीक है, कि स्टॉक टेकिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स को, ये जो प्रॉब्लम होती है बिजनेस के बुक्स को क्लोज करने की, उसको दूर करने के कुछ उसने पॉइंट्स समझाए हैं। वो क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द होल पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस टू द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंट closing in order to calculate the gross profit. Date of incorporation will not affect the calculation of gross profit. वो कह रहा है कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, उस डेट की दिक्कत नहीं है, उस डेट को कंसिडर नहीं करना कि कब वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी, आप नॉर्मल तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट 3 रेशो, उसके बाद 3 रेशोज कैलकुलेट कर लो, टाइम रेशो, सेल रेशो एंड वेटेड टाइम रेशो। टाइम रेशो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम फॉलिंग from the last date of balance sheet of incorporation and the period between the date of incorporation to the last date of presenting final accounts. ठीक है, that is if business is purchased on 1st Jan 2023, certificate of incorporation is granted on 1st May 2023, final accounts are being prepared on 31 दिसंबर 2023 की अगर बात करें, ठीक है, 2023 से यहाँ पे, ठीक है। द रेशो विल बी 4:8, 4 महीने उधर के और 8 महीने नेक्स्ट, 4 महीने प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है और 8 मंथ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, क्योंकि जनवरी से अप्रैल तक का लेना ना पीरियड आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ प्रायर हैं और 8 मंथ आफ्टर के हैं। उसके बाद सेल रेशो इज कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सेल ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड टू दैट ऑफ sale of post incorporation period. Weighted average ratio is discussed afterward, और weighted average ratio में बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद prepare profit and loss for the pre incorporation and post incorporation period separately. This is to be done on the following basis. GP should be apportioned between the two periods on the basis of their respective sales ratio. Such expenses shall be directly related to the sales cost as cost of sale, discount, commission on sale, discount allowed, bad debts, मतलब ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, आपको लेने हैं। should be apportioned on the basis of the sales ratio of the 2 period. इनको हमने सेल रेशो पे बांट देना है, 2 पीरियड के हिसाब से, ठीक है जी।
और उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, रेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, printing, depreciation, admin expenses should be etc. should be allocated on the basis of the time ratio as these expenses are incurred on the basis of the time. Right guys? तो उसके बाद नेक्स्ट है expenses which are incurred after the incorporation of the company such as directors fees, preliminary expenses, interest on debentures, goodwill written off etc. should be charged wholly to the period after incorporation. Similarly, expenses as salary of partners is debited to the pre-incorporation period. Actual expenses of both the periods if available. Sometimes actual expenses of both the periods are available separately. Then such expenses are charged to their respective period. For example, bad debts, rent and interest. ये तो उनके पीरियड में ही डालना, उसका तो पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, एक परफॉर्मा बनाया है रिगार्डिंग बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ आइटम। तो सेल रेशियो के पे या सेल बेसिस पे कौन से डालने हैं, सेल बेस्ड आइटम्स। ये बेस्ड लिखना था मेरे को, सेल्स बेस्ड आइटम्स, ठीक है जी। सेल्स बेस्ड आइटम है, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन ऑन सेल, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स, कैरियज आउटवर्ड और पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आएंगे सेल रेशो के हिसाब से, ठीक है जी। किस में आएंगे, सेल रेशो के हिसाब से। उसके बाद टाइम बेस्ड आइटम, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, ऑडिट फीस, ये आएंगे टाइम रेशो के हिसाब से। ये किसके हिसाब से आएंगे, टाइम रेशो के हिसाब से। उसके बाद सब्सिक्वेंट पीरियड आइटम्स, डायरेक्टर्स फीस, डिस्काउंट ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड, ठीक है, ये सब्सिक्वेंट पीरियड में जिस पीरियड के हैं उसी में आएंगे। और पीरियड प्रायर आइटम्स, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो प्रायर पीरियड की ही आइटम्स हैं, ठीक है जी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशो कैसे करनी है। सो कैलकुलेशन ऑफ सेल रेशो मे बी सिंपल in those cases where the turnover is spread during the whole financial period, but where the turnover fluctuates from the month to month according to the nature of the product, as woolen garments where the sales are made in the month of October, November, December, January as compared to other months, the calculation becomes difficult on sales ratio. Moreover, the sale of month of October मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन एंड फरवरी, ठीक है। जो अक्टूबर की सेल है वो जनवरी की, फरवरी की सेल से अलग हो सकती है ना। अंडर सच सर्कमस्टांसिस द सेल रेशियो इज डिटर्मिन्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिलेशनशिप ऑफ मंथली सेल्स विद दैट ऑफ टोटल सेल, ठीक है जी। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वेटेड रेशियो कैसे होगा, वेटेड टाइम रेशियो, द टोटल अमाउंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस शैल बी सच एज सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा डजंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। सारा साल एक जैसे नहीं रहते ना कई बार, ठीक है। इफ द एक्सपेंसेस एंड रिमेनिंग एक्सपेंसेस रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, दिस कैन easily be divided in the same ratio, फिर तो वो easily divide किए जा सकते हैं। but if the expenses charge on changes as salary due to more number of workers employed because of conversion of partnership business into limited company, मतलब कि सैलरी जैसे एक्सपेंसेस क्या है कि पार्टनरशिप जब बिजनेस था तो आपका छोटे लेवल पे था तो आपके थोड़े एम्प्लॉयज थे, जब उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए तो सैलरी तो चेंज हो जाएगी। देन वेटेड टाइम रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2016, total amount of wages is paid rupees 90,000, number of workers is pre-incorporation period is 6 और post incorporation is 24। 6 वर्कर्स आपके पहले हैं और 24 वर्कर्स कौन से हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। और देन वेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 मंथ और 8 मंथ आ गया ना, क्योंकि 1 मई को आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 4 मंथ और 8 मंथ के हिसाब से सिंपल रेशो कितनी आ गई, 1 और 2 मंथ्स की। और उसके बाद वेटेड टाइम रेशो कैसे निकालेंगे, 1 मंथ को 6 एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दो और 2 मंथ्स को ये जो रेशो है, ये वाली जो रेशो कैलकुलेट किया उसको 24 नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 48 1:8 की रेशो आ जाएगी। और उसके बाद ये जो 90,000 एक्सपेंस था हमारा बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन को 1/9 और 8/9 से हमने मल्टीप्लाई करके उसकी रेशो से एक्सपेंस निकाल लेना उसका, ठीक है जी। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं
treatment of losses prior to incorporation. Loss prior to incorporation being of capital nature shall be debited to separate account called loss prior to incorporation or goodwill account or capital reserve as a capital loss. Loss prior to incorporation can be dealt with in any of the following manners. A write off against the reserves of the company, treated as goodwill and debited to goodwill account, और इसको हमने किस में डालना है, गुडविल अकाउंट में. तो गाइस इसकी के साथ ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके जी, डन.